नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी की सियासत की, शहबाज शरीफ के कबूलनामे की, देखेंगे मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस को, एक और बीजेपी नेता के विवादित बयान को, जानेंगे क्यों बिहार में एनडीए की एकजुटता पर उठ रहे हैं सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे इसरो के जासूसी सैटेलाइट के लॉन्च को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एमसीडी में आपको बड़ा झटका, 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का किया ऐलान। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान मानवता के लिए बन गया है खतरा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में जवानों से की मुलाकात, हमले के पीड़ितों को पुनर्वासित करने की कही बात, पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से बात करने का दिया आश्वासन। राष्ट्रपति मुर्मू को तुर्की के नए राजदूत अली मुरात एरसोय देने वाले थे अपना परिचय पत्र, भारत ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया कार्यक्रम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अब ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ अपना रुख बताने के लिए भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसदों की डेलीगेशन बनाए हैं जो दुनिया के बड़े देशों का दौरा करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम पर विवाद छिड़ गया है। सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को जानकारी देने के लिए भारत अब अपना डेलीगेशन भेज रहा है। इसके लिए 7 सांसदों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के शशि थरूर, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इस लिस्ट में शशि थरूर के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तरफ से उनसे विदेश जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों के नाम मांगे गए थे। कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। जो नाम कांग्रेस ने दिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और थरूर को अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व सौंप दिया गया है। बता दें, हर डेलीगेशन में 5-6 सांसदों को भी शामिल किया जाएगा। करीब 40 सांसद इन डेलीगेशन का हिस्सा होंगे और हर डेलीगेशन 10 दिन में 5 देशों का दौरा करेगा। ये दौरा 23 मई से शुरू होगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाने की उम्मीद है, जबकि सुप्रिया सुले की सांसदों की टीम ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की यात्रा करेगी। इसके अलावा शशि थरूर अमेरिका में, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट, कनिमोझी रूस और स्पेन, सुप्रिया सुले दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और केन्या, संजय झा जापान और मलेशिया, बैजयंत पांडा वेस्टर्न यूरोप और श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीकी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल के अंतर्राष्ट्रीय दौरे का इंतजाम देखने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा गया है। बता दें, भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए थे। पाकिस्तान ने इसको लेकर पूरी दुनिया में फेक नैरेटिव चलाया और कहा कि भारत ने उसके आम नागरिकों और मस्जिदों को निशाना बनाया और अब पाकिस्तान की पोल खोलने की तैयारी भारत ने कर ली है। भारत का डेलीगेशन विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखेगा, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है। अब पाकिस्तान के पीएम का कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। पीएम शहबाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत के जवाबी हमले में उनके कई एयरबेस तबाह हो गए हैं। तो क्या कुछ कहा पीएम शहबाज शरीफ ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। जो पाकिस्तान अब तक ये दावा कर रहा था कि हम ये जंग जीत गए हैं, अब धीरे धीरे उसकी पोल खुलती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद अपने बयानों से पलटते जा रहे हैं और अब उन्होंने मान लिया है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ ने माना है कि 10 मई को रात 2:30 बजे उन्हें आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फोन कर बताया कि भारत ने हमला किया है। नूर खान एयरबेस पर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं। दूसरे एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा है। यानी जो दावे भारत ने किए वो सभी दावे पहले दुनिया भर की मीडिया ने माने और अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिए हैं। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर 18 मई को एक बार फिर डीजीएम स्तर की बातचीत होनी है, जिसमें इस सीज फायर को आगे बढ़ाना है या नहीं, इस पर फैसला होगा। इस बीच एक बार फिर सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया
कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध जैसे हालात को रोकने में उनकी कूटनीति ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि दोनों देश भयंकर परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच रहे थे। मैंने इसे रुकवाने में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन मुझे इसका श्रेय कभी नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप ने दोनों देशों में मध्यस्थता के दावे किए थे, जिसे भारत ने खारिज कर दिया और बाद में ट्रंप खुद भी अपने बयान से पलट गए। लेकिन अब वो फिर अपने ही बयान से मुकरते दिखाई दे रहे हैं। उनके ये दावे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को घेर लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासी दल मैदान में उतर गए हैं, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने भी मिशन यूपी की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। तो क्या संदेश दिया खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अक्सर ही डर और दबाव की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं और अब क्योंकि प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू हो रही है, ऐसे में राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। निरंकुश सरकार प्रजातंत्र में जनता की ही अनदेखी कर रही है। जो बाबा साहब के संविधान को ताक पर रखकर डर और दबाव की राजनीति कर रही है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को नज़रअंदाज कर रही है। सरकारी पदों को ना भरना, लैटरल एंट्री की पहल, दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार सब इसी बात के सूचक है कि आरएसएस और भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से नफरत करती है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यूपी कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी से कांग्रेस का नाता राजनीति से बहुत ऊपर है। ये नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी की कर्मभूमि है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत ने बीजेपी को बहुमत से रोकने में अहम भूमिका निभाई है, जो हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, आम जनता के हक और भागीदारी के लिए बहुत अहम था। 2024 के चुनावों में लोगों ने उनको सबक सिखाया जो संविधान बदलने का सपना देख रहे थे। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना की हमारी मांग भी मजबूरन माननी पड़ी और अब अगला पड़ाव आरक्षण की 50% की सीमा को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने को कहा ताकि आम लोगों की आवाज उठाई जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। उनके इस संदेश से साफ है कि कांग्रेस अभी से यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं उसे लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, तो एमपी में भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयानों ने सेना का अपमान किया और अब सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकियों को हमारे कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष अब बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर सेना का अपमान किया। इस बयान की कड़ी आलोचना हुई और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी हाईकमान शाह से इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। शाह इस्तीफा देंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। इसके बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पूरा देश और पूरी सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, जिसे कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान करार दिया। देवड़ा ने बाद में सफाई दी, लेकिन विवाद नहीं थमा। ताजा मामला मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का है, जिन्होंने डिंडौरी में एक समारोह के दौरान आतंकियों को हमारे आतंकवादी कह दिया। उनके इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इसे सेना और शहीदों का अपमान बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी खामोशी नेताओं को बेलगाम कर रही है। इधर बीजेपी की तिरंगा यात्रा भी विवादों से घिर गई। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने तिरंगे से चेहरा और नाक पोंछ लिया था, जिसे विपक्ष ने राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग बताया था।
विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी देशभक्ति को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अपने नेताओं की गलतियों पर चुप्पी साधी रहती है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने नेताओं को जिम्मेदार बयानबाजी के लिए प्रशिक्षित करेगी या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एमपी में बीजेपी के ही अपने नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो बिहार में सहयोगियों ने हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। एनडीए में रहते हुए चिराग की पार्टी बहुजन भीम संवाद के जरिए स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती है। चिराग का ये कदम गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मच गया है। सीट बंटवारे को लेकर पहले जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे थे, तो अब चिराग पासवान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चिराग लगातार ये संकेत दे रही हैं कि महागठबंधन के दरवाजे भी उनके लिए खुले हुए हैं। लालू यादव से वो अपने पारिवारिक संबंधों की बात लगातार करते रही हैं। तेजस्वी को भाई बताते हैं। ये भी साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी एनडीए में कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग के तेवरों से सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार को लग रहा है, क्योंकि 2020 में चिराग एनडीए में रहते हुए भी नीतीश कुमार के साथ खेल कर चुके हैं। उन्होंने करीब 150 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था। इसलिए जेडीयू चिराग को लेकर डरी हुई दिखाई दे रही है। इस बीच चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। चिराग पासवान अब बिहार में बहुजन भीम संवाद शुरू कर रहे हैं, जिसके सहारे वो गठबंधन सहयोगियों को अपनी ताकत दिखाएंगे। इससे पहले चिराग ये भी कह चुके हैं कि केंद्र में उनका मन नहीं लगता है, बिहार उन्हें बुला रहा है, और अब वो बिहार की सियासत में भी कूद रहे हैं, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि चिराग के निशाने पर सीएम पद है। वो सीएम पद के लिए एनडीए के साथ खेल भी कर सकते हैं, और जिस तरह से चिराग पासवान ने दलित कार्ड खेलने की तैयारी की है, उससे बीजेपी मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो महाराष्ट्र में भी एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महायुति में लगातार टूट की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन कैसे लड़ेगा। अब इस पर सीएम फडणवीस का बयान आया है, जिससे टकराव की खबर पर मुहर लग गई है। तो क्या कुछ कहा फडणवीस ने, ऐसा जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन निकाय चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में टूट की खबरें आ रही हैं, और अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन खबरों पर मोहर लगा दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि परिस्थितियां सही नहीं हुई तो हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। फडणवीस के बयान के बाद इस बात की संभावना कम हो गई है कि महायुति में शामिल तीनों दल साथ में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि फडणवीस ने इस बात के खुलकर संकेत दे दिए हैं कि महायुति अलग अलग चुनाव लड़ेगी। हालांकि महायुति में शामिल दलों के स्थानीय नेता भी यही चाहते हैं कि वो अकेले चुनाव लड़े। महायुति सरकार में पहले से ही टकराव देखने को मिल रहा था। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही सीएम पद को लेकर महायुति में तनाव देखा गया। फडणवीस ने सीएम की कुर्सी संभालते ही तल्ख तेवर दिखाते हुए शिंदे के कई फैसले पलट दिए, जिसको लेकर शिंदे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं फडणवीस ने अजीत पवार को भी दरकिनार कर दिया। ऐसे में दोनों सहयोगी ही बीजेपी से नाराज हो गए हैं, जिससे महायुति बिखरता दिखाई दे रहा है। वहीं महाविकास आघाड़ी एकजुट नजर आ रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में बात इसरो के जासूसी सैटेलाइट के लॉन्च की। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव में इस बार इसरो ने भी अहम योगदान दिया था। इसरो के सैटेलाइटों ने पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट की पल पल की खबर सेना को उपलब्ध कराई थी, और अब इसरो एक जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान के साथ चीन में चिंता दिखाई दे रही है। तो क्या है इसरो का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान में संघर्ष के दौरान इसरो की भूमिका किसी से नहीं छिपी। इसरो की सैटेलाइट ने भारतीय सेना के जवानों को दुश्मन की सटीक जानकारी दी, जिससे न सिर्फ उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में मदद मिली, बल्कि अपनी सुरक्षा करने में भी सहयोग मिला। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए टकराव में इसरो ने भारतीय सेना की काफी मदद की थी। उसके 10 सैटेलाइटों ने पाकिस्तान की सेना की पोजीशन की जानकारी भारतीय सेना को उपलब्ध कराई। इसरो के सैटेलाइट रात के समय साफ पिक्चर नहीं ले पा रहे थे। इस कारण से पाकिस्तान की सेना की रात की मूवमेंट की जानकारी के लिए सेना दूसरे सोर्सों पर निर्भर थी। लेकिन अब इसरो इस कमी को भी पूरा करने वाला है।
इसरो का एक और जासूसी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। EOS-09 रीसैट 1B सैटेलाइट मिशन को 18 मई की सुबह 6 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत अपनी सीमाओं और तटीय क्षेत्रों को दिन के अलावा रात के समय भी और हर मौसम में बिना किसी अवरोध के निगरानी करने में सक्षम रहेगा। ये सैटेलाइट भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की बादलों के बीच से भी हाई रिजोल्यूशन रडार इमेजरी प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मदद करना है। EOS-09 रीसैट 1B सैटेलाइट का वजन लगभग 1696 किलोग्राम है। इसे PSLV C61 के जरिए पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो के इस कदम से भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी, जो मौजूदा हालात में काफी अहम माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।